आइए यहाँ पे कुछ प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है कक्षा 10 के जो हाई स्कूल का पेपर होता है बोर्ड का, उसमें 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि उभयलिंगी क्या होता है, या उभयलिंगी किसको बोलते हैं, ठीक है। उभयलिंगी किसको कहते हैं, ठीक है। तो उभयलिंगी का मतलब ये समझ लीजिए आप, उभयलिंगी का मतलब ये समझिए आप कि किसी जीव में, ठीक है, किसी जीव में नर भाग हो, कौन सा भाग, नर भाग, व मादा, ठीक है। यानी किसी भी जीव में नर भाग हो, उसके साथ साथ मादा भाग भी हो, ठीक है। नर भाग हो और मादा भाग हो, तो ऐसे जीव को या ऐसे प्लांट को आप क्या बोलोगे, उभयलिंगी बोलोगे, ठीक है। समझ में आया, क्या बोलोगे, उभयलिंगी बोलोगे। तो उभयलिंगी का मतलब ऐसा प्लांट या ऐसा जीव जिसमें दोनों तरह के जननांग पर, नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाया जाए, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे उभयलिंगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। अगर 2-3 एग्जाम्पल पूछ रहा है, आप 2 भी एग्जाम्पल बता दोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। आइए हम बात करते हैं। पहले जो है वह है फीता कृमि। क्या है, फीता कृमि। दूसरा जो है वो है केचुआ, ठीक है। तीसरा जो है स्टारफिश यानी सितारा मछली, ठीक है। समझिए, चलिए आइए फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। किसकी बात करें, दूसरे क्वेश्चन की। इसमें देखिए कह रहा है भ्रूण जो होता है अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है, ठीक है। क्योंकि भ्रूण जो होगा वो सजीव कोशिकाएं होंगी। कैसी होंगी, भ्रूण जो बना होगा सजीव कोशिकाओं से बना होगा। सजीव कोशिकाएं जो होती हैं बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, इन सारी करती हैं। तो इन सब चीज़ करने के लिए इनको भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो होगा यानी भ्रूण, अच्छा भ्रूण क्या होता है, भ्रूण जो होता है अनडेवलप्ड फीटस होता है, ये कह लीजिए एक तरह से कि ये पूरी तरह से जो होता है वो डेवलप नहीं होता, अभी धीरे धीरे डेवलप होने के कगार पे है या डेवलप हो रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो उसे हम भ्रूण बोल देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो हम भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ठीक है। जब भ्रूण भ्रूण तो गर्भाशय में ही होगा, गर्भाशय और भ्रूण के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, यानी एक लिंक होता है, एक दीवार होती है। क्या होती है, एक दीवार होती है, वॉल होती है, ठीक है। इधर ये गर्भाशय होगा, क्या होगा, गर्भाशय होगा, गर्भाशय, ठीक है। इधर भ्रूण होगा, ठीक है। तो गर्भाशय से भ्रूण को, गर्भाशय को, क्योंकि मदर जो होंगी, जो माता होंगी, वो भोजन करेंगी, उनको एनर्जी मिलेगा, वही एनर्जी भ्रूण को भी जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में जो वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं अपरा, इसे क्या बोलते हैं, अपरा, यानी इसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो माता से, जो मदर होती हैं, मदर से भ्रूण में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, यानी ऊर्जा जो जाती है या भोजन ट्रांसफ़र होता है, भोजन जाता है, वो किसके द्वारा जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा जाता है। चलिए जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको प्लेसेंटा के बताया जाएगा, प्लेसेंटा जो होता है कैसे बनती है। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़नी है, फिलहाल आइए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात कर रहे हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में ये क्या, तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न में बोल रहा है कि, तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, नर व मादा जननांगों के नाम लिखिए, ठीक है। आप जानते हैं नर का जो भाग होता है हम उसे वृषण कहते हैं, ठीक है, जो शरीर के बाहर होता है। शरीर के, वृषण कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है, दोनों पैरों के बीच में लटकता हुआ होता है, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, वो शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है, शुक्राणु स्पर्म को उत्पन्न करता है, ठीक है। किसको उत्पन्न करता है, शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है, ठीक है।
किसको उत्पन्न करता है? शुक्राणु को उत्पन्न करता है। चलो, ठीक है। मादा में क्या होता है? मादा में जो होता है वो अंडाशय होता है। मादा में क्या होता है? अंडाशय होता है, जो कि किसका, जो क्या उत्पन्न करते हैं? अंडाणु। ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना, नर में जो होता है वो वृषण होता है, जो शरीर के बाहर होता है, जबकि मादा में अंडाणु, अंडाशय होता है, जो शरीर के अंदर होता है। ठीक है। वृषण का काम क्या होता है? शुक्राणु को उत्पन्न करना। ठीक है, शुक्राणु को उत्पन्न करना, जबकि अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाणु को उत्पन्न करना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो शुक्राणु, वृषण जो होता है वो शुक्राणु जो उत्पन्न करता है ना, वो जब नर की एज 12 से 14 साल हो जाती है तब स्पर्म आते हैं। ठीक है, लेकिन जो अंडाणु होते हैं ना, जो अंडाणु होते हैं, ठीक है, अंडाणु उत्पन्न होना कब शुरू हो जाते हैं? अंडाणु जो होते हैं जब जो भ्रूण होता है, यानी फीमेल भ्रूण, यानी मादा भ्रूण कह लो। ठीक है, मादा भ्रूण जब पेट में रहती है, मदर के पेट में, मदर के गर्भाशय में रहती है, तभी ये अंडाणु को उत्पन्न करती है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद निकलते हैं। ठीक है, वृषण से। लेकिन जो अंडाशय से अंडाणु का उत्पन्न होना होता है वो एम्ब्रियो, भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है। ठीक है, किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। चलिए, अब आपका पास ये क्वेश्चन आता है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है निषेचन किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से आप जानते होंगे निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए शुक्राणु है। ठीक है, क्या है? शुक्राणु। और ये अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये जब दो आपस में मिल जाएंगे, इसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी शुक्राणु का और अंडाणु का, ठीक है, दोनों का आपस में मिलना, ये कहलाता है निषेचन, यानी इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ गए? जैसे आप ध्यान से देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जो नर होता है उसका क्रोमोसोम्स, जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स, उसके गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स होते हैं और वाई होते हैं, जबकि मादा के एक्स और एक्स। ठीक है, तो यहाँ से, क्योंकि आप जानते हो यहाँ से एक्स आएगा, ठीक है, या वाई आ सकता है, यहाँ से तो आप जानते हो सिर्फ एक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये स्पर्म है, आप इसको स्पर्म कह सकते हो क्योंकि ये मेल है, नर है। इसे आप क्या कह सकते हो? इसे आप अंडाणु कह सकते हो क्योंकि ये मादा है। तो यहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ आया, ठीक है, दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, ये प्रक्रिया जो कहलाती है, यही कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। ठीक है, यानी शुक्राणु का और अंडाणु का आपस में मिलना। ठीक है, ये कहलाता है निषेचन। ठीक है, निषेचन जो होता है वो कई तरह का होता है। निषेचन जो होता है कई तरह का, कहने का मतलब दो तरह के होता है। ठीक है, एक जो निषेचन होता है, पहला निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, यहाँ पे शरीर के अंदर। जो दूसरा होता है वो बाहर होता है। ठीक है, तो जो मानव में होता है वो शरीर के अंदर होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो, स्पर्म जो होता है वो शरीर के अंदर, माता फीमेल होती है, यानी जो मादा होती है उसके शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया जब किसी के शरीर के अंदर हो तो इसे बोल देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जब बाहर हो तो उसे बाह्य फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। ठीक है, चलिए, चलिए आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। देखिए, उसके बाद कह रहा है बाह्य निषेचन क्या होता है आपका क्वेश्चन।
आप बाह्य निषेचन अब तक समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाह्य निषेचन क्या होता है? शरीर के बाहर होने वाला जो निषेचन होता है, ठीक है, शरीर के बाहर। जैसे ये मान लीजिए वाटर है, बहुत सारे पानी है, ठीक है, यहाँ पे मछली है, मेल मछली और फीमेल मछली भी होगी, या फिर बहुत सारे ये कह लीजिए बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, नर मादा इसमें होंगे, ठीक है। नर क्या करेगा, अपना स्पर्म जो है इस पानी में छोड़ दिया, ठीक है, मादा अपना अंडाणु छोड़ दी, ये तैरते तैरते आपस में आके दोनों फ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं ना, इसमें नर के शरीर का इस्तेमाल हो रहा है ना मादा के शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि हम किसी बाह्य चीज़ों का यानी किसी दूसरे माध्यम का आवश्यकता ले रहे हैं, किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता मतलब शायद ज़रूरत है हमें, ठीक है, या सहायता ले रहे हैं। तो ये इस तरह का जो निषेचन होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी ना नर के भाग का इस्तेमाल हो ना मादा के भाग का इस्तेमाल हो, यानी नर अपना स्पर्म छोड़ दिया किसी माध्यम में, मादा ने अपने अंडाणु छोड़ दिए किसी माध्यम में, ये दोनों जैसे पानी माध्यम ले लीजिए, पानी में तैरते हुए आपस में जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये देख रहे हैं ना नर के शरीर के अंदर हो रहा है ना मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, बल्कि ये कहीं और हो रहा है, यानी शरीर से बाहर हो रहा है। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इनमें से किसी शरीर मादा के शरीर के अंदर हो जाता तब ये आंतरिक निषेचन हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए, चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए ये थोड़ा सा आप जानते हैं, रजो दर्शन तथा रजनोवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मादा में होती है। कहाँ पे होती है? मादा में होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो जैसे प्रसव हुआ, डिलीवरी हुई, मादा हुई तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, नहीं नहीं, ये कम से कम 12 से 14 साल बाद स्टार्ट होता है। यानी ये कह लीजिए ये जो फीमेल है, जो मादा है, अब वो किशोरावस्था की ओर आ रही है या किशोरावस्था में ट्रांसफ़र हो या किशोरावस्था में उसकी शरीर जा रही है, ठीक है। तो जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो रजो रजोधर्म स्टार्ट होता है, जैसे किसी मादा में पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसे हम बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। दर्शन से आप शब्द को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यह 12 से 14 वर्ष की आयु की युवतियों में प्रारंभ होता है, ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रजोदर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब फीमेल है, क्योंकि आप जानते हैं जो ह्यूमन होता है एक अवस्था तक ही बच्चे पैदा कर सकता है। रीज़न, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ठीक है, वो फीमेल जो होती है उसमें यानी जो मादा होती है उसमें जो एमसी होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एक अवस्था के बाद बंद हो जाता है। तो जब जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो उसे हम बोलेंगे रजोदर्शन, और जब आखिरी आएगा यानी अब इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रजनोवृत्ति। क्या बोलोगे आप? रजनोवृत्ति, ठीक है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटना अब फीमेल में मादा में समाप्त हो गई, उसे बोलेंगे रजनोवृत्ति। अगर वो शुरू हो रही है तो उसे हम बोलेंगे रजनोदर्शन, ठीक है। चलिए ये हुआ, और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्या है, ये क्वेश्चंस हैं परागण किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखो, ठीक है। पराग का मतलब होता है ये फूल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फूल की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? ये फूल की, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, ये किसकी बात कर रहा है? फूल के नर भाग की बात कर रहा है, पराग, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? जो फूल होता है, फूल में कितने पार्ट होते हैं आपको बहुत अच्छे से आप रिकॉल करिए एक बार अपनी से, ठीक है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, शायद याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करिए आप अपने से, ठीक है। फ्लावर के जो फूल होते हैं उनके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। उनके नाम आप आज एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, सपोज दैट मान लीजिए, हाँ, ये कोई एक तरह का प्लांट है,
प्लांट का ये फ्लावर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इसका नीचे वाला भाग, ठीक है, ये भाग, यहाँ से भी एक पार्ट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से ये देखिए बहुत सारे आप इस तरह से देखेंगे आपको, तो ये देखने को आपको मिल जाएगा किसमें, आप गुड़हल के पौधे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसमें? गुड़हल के पौधे में। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो ये पोर्शन आप इतना सा गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे आप बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? पराग, क्या बोलोगे आप? इसे बोलते हैं हम, इसे कहते हैं हम परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश, समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पेन चल नहीं रही है अच्छे से, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कुछ दिन 2-4 दिन के बाद ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, आप बस सपोर्ट करते रहिए। चलिए आ जाइए, ठीक है। देखिए ये परागकोश होता है, इसी में परागकण होते हैं, ठीक है। और ये होता है ठीक है, इसे हम परागकोश बोलते हैं। देखिए परागकोश यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है परागकोश, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है इसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये देखिए लिखा हुआ है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। यानी परागकोश से, ठीक है, परागकोश से क्या निकलेगा? बहुत सारे छोटे छोटे परागकण निकलेंगे, ठीक है। ये परागकण निकलेंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे यहाँ आके इसी पे ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि ये मादा भाग होता है। ये कौन सा भाग है? इसको हम नर नर बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलेंगे? मादा, ठीक है। तो नर भाग से, फ्लावर के नर भाग यानी परागकोश से निकल कर परागकण मादा पे आ रहे हैं। ये मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पे आ रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परागकण। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, ठीक है। समझ गए? यानी फ्लावर के नर भाग से मादा भाग की तरफ परागकण जो आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण, ठीक है। देखिए लिखना, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को परागण कहते हैं, ठीक है। समझ गए? ये पराग निषेचन जो हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये आप जानते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताया था। हो सकता है, ये जो हो सकता है कीड़े मकोड़े के इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा भी हो सकता है, अलग अलग एजेंट के द्वारा ये हो सकता है। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना, ये आप ये सोचिए, ये परागकण जो होता है ना वो दो तरह से होता है। एक होता है स्वपराग, स्व यानी जो खुद में हो, क्या हो? स्व। दूसरा क्या होता है? पर, यानी पर मतलब किसी और के ऊपर, ठीक है। स्व और, क्या बोलेंगे? स्व और पर, ठीक है। इसके आगे परागण आप जोड़ लीजिएगा, स्व परागण, पर परागण, ठीक है। चलिए ये फिर से हम एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है। ये प्लांट है, ये इसका पार्ट होगा, ये इसका पार्ट होगा, ठीक है। ये इसका मादा भाग होगा, चलिए ठीक है। मान लीजिए ऐसे ये होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो स्वपरागण का मतलब एक ही प्लांट के, एक ही, ध्यान से सुनिएगा, एक ही पौधे के, एक ही पौधे के, ठीक है, एक ही पौधे के, एक ही फ्लावर के, एक ही पौधे के, एक ही फ्लावर के, यानी एक ही पौधे के, एक ही फूल के नर भाग और मादा भाग आपस में परागण करें तो ये कहलाता है स्वपरागण, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए,
या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने क्या बोला, एक ही पौधे के एक ही फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में आप जानते हो, मैंने उभयलिंगी अभी बताया था, उभयलिंगी एक ही प्लांट एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गन हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। हाँ, तो उसी की बात, तो नर भाग भी हो सकता है, मादा भाग भी, तो एक नर भाग दूसरा मादा भाग, ठीक है। तो उसी में आप ये देख रहे थे ना, ये यहाँ पे ऐसे था, यहाँ से नर भाग, ये नर भाग, मादा भाग, ये मादा भाग था, ये नर भाग था, ये मिल रहे थे, ठीक है। ये स्वपरागण का एग्जाम्पल होगा, किसका, स्वपरागण का। लेकिन एक और स्वपरागण का एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। एक और स्वपरागण का, ये मान लीजिए एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, क्या है, ये फ्लावर है, और इसी प्लांट पे ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए यहाँ से एंथर से बहुत सारे जो परागकण निकले, ठीक है, क्योंकि ये परागकण यानी यहाँ का नर भाग निकले, ठीक है, क्या हुआ, निकले, ठीक है। चलो, तो वहाँ से फिर ये धीरे धीरे चलते हुए परागकण जो थे वो इसके मादा भाग पे है, यानी ये प्लांट का नर भाग इस्तेमाल हुआ और इसका मादा भाग इस्तेमाल हुआ, ठीक। कौन सा भाग, मादा भाग। यानी एक ही पौधे के दो अलग अलग फ्लावर, यानी एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में परागण होता है, ठीक है। यानी परागकण एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा सकते हैं, ये भी स्वपरागण का एग्जाम्पल है। देखिए, स्वपरागण का एग्जाम्पल दो आपको याद रखना है, कितने रखने, दो रखने। पहला, एक ही पौधे के एक ही फूल में हो सकता है, या फिर एक ही पौधे के दो फ्लावर में अलग अलग होता है। देखिए, फ्लावर एक भी हो सकता है, फ्लावर अलग अलग भी हो सकता है। स्वपरागण की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, ये हम स्वपरागण की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। स्वपरागण की बात करें, एक फ्लावर भी हो सकते हैं और बहुत सारे दो फ्लावर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पौधा होगा, यानी जो ट्री होगा, पौधा, वो एक ही रहेगा। या तो इसी एक ही फ्लावर के बीच में दोनों नर भाग मादा भाग हो, या फिर इसके अलग अलग, इसका नर भाग हो, इसका मादा भाग हो। देखिए, इसमें भी निषेचन हो सकता है और इनके बीच भी निषेचन हो सकता है, सॉरी, पराग निषेचन हो सकता है, ठीक है। तो ये स्वपरागण का एग्जाम्पल है। स्वपरागण का एग्जाम्पल एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि यानी एक ही पौधे के एक ही फ्लावर के, यानी एक ही पौधों के एक ही फूलों के नर भाग और मादा भाग के बीच में पॉलन, जो परागकण का स्थानांतरण, स्वपरागण का एग्जाम्पल है। या फिर एक ही पौधे के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में, यानी एक ही पौधों के दो अलग अलग फूलों के बीच में पराग स्थानांतरण भी स्वपरागण का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अब पर परागण क्या हो सकता है, पर परागण का मतलब ये अलग फ्लावर है, ठीक है, और इसका ये अलग फ्लावर है, ठीक है। अभी ये इसका ये एंथर है, एंथर मतलब परागकोश समझ लीजिए, वहाँ से परागकोश से ये दूध निकले, ठीक है, परागकण निकले, ये परागकण इसके मादा भाग के वर्तिकाग्र पे आके गिरे, यानी दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में परागकण का स्थानांतरण पर परागण का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्वपरागण में एक ही पौधा होना चाहिए, फूल अलग अलग हो सकते हैं, चलता है, लेकिन स्वपरागण में, सॉरी, पर परागण में फूल भी अलग होने चाहिए और पौधे भी अलग होने चाहिए, समझ गए। ये होता है पर परागण का एग्जाम्पल और स्वपरागण का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, आइए फिर से क्वेश्चन पे देखते हैं, अपने आ जाते हैं। ठीक है, पर परागण क्या होता है, एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प, एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण पर परागण। देख, ये अच्छा एक बात नहीं है, ये भी अच्छा एक चीज़ और इसमें नोटिस करिएगा, पर परागण में ऐसा नहीं कि एक आम का पेड़ है, दूसरा अमरूद का है, तो इसमें इसका नर भाग परागकण निकाल रहा है और उसका मादा भाग रिसीव करेगा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें कह रहा है, देखिए, इसमें कह रहा है कि
उसी जाति यानी सेम, यानी अगर आम का नर भाग है तो आम का ही मादा भाग भी होना चाहिए। अमरूद का नर भाग है तो अमरूद का, यानी एक अमरूद के फूल से अगर नर अमरूद के फूल से परागकण निकलने तो दूसरे अमरूद के मादा भाग पे ये गिरने चाहिए। ऐसा नहीं कि नर भाग अमरूद का हो और मादा भाग आम का हो, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए सेम जाति होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसको देखने की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ आगे भी कुछ वीडियो डालूँगा मैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए।